Welcome back guys in this ऑनलाइन वीडियो सीरीज। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया, वो था इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब हम इम्यूनोलॉजी में ही कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में। फिलहाल DSSB के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 एग्ज़ाम्स करवाए थे। उस एग्ज़ाम में इस एंटीजन टॉपिक से क्वेश्चन आए और यहाँ पर अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंटीजन। केवल 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। 5 क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि एंटीजन क्या होता है। तो सिंपल सी बात करें, एंटीजन इज फॉरेन बॉडी। एंटीजन इज फॉरेन बॉडी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए यह एक फॉरेन सब्सटेंस होता है और एक फॉरेन बॉडी होती है। जो एंटीजन होता है उसे एंटीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इस एंटीजन नाम को स्प्लिट करें, तो हम पाएंगे कि एंटीजन अपने एंटी को जनरेट करवाता है, यानी कि हमारी बॉडी को ऐसा स्टिमुलेट करता है कि वो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज बनाए, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। तो प्रश्न यह बनता है कि किसी भी एंटीजन को एंटीजन होने के लिए 2 मानकों को पूरा करना पड़ता है, 2 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी एंटीजन को एंटीजन की क्वालिटी रखने के लिए 2 स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करना पड़ता है, या सिंपल भाषा में कहें तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन की 2 क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट जो क्वालिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीजिनेसिटी, और जो सेकंड क्वालिटी है उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनोजिनेसिटी। सबसे पहले हम समझें कि एंटीजन की वह क्वालिटी जिसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहेंगे उसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होगा एंटीजन की वह क्षमता जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर दे। सरल शब्दों में कहें तो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे। एंटीजन की वह क्षमता कि वह हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर दे, इस प्रकार की क्षमता को हम कहते हैं इम्यूनोजिनेसिटी। दूसरा वर्ड यहाँ पर है एंटीजिनेसिटी। एंटीजन की वह क्षमता कि वह हमारे इम्यून सिस्टम के स्टिमुलेट होने के बाद बनी हुई एंटीबॉडी से रिएक्ट कर ले। बनी हुई एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की क्षमता को हम एंटीजिनेसिटी कहते हैं। पहला प्रश्न आएगा, व्हाट इज एंटीजिनेसिटी? एंटीजिनेसिटी क्या होती है? एंटीजिनेसिटी इज अ कैपेसिटी टू रिएक्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी, उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी से रिएक्ट करना, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करना। ओके। इम्यूनोजेनेसिटी क्या होगी? बॉडी में जाने के बाद इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, इस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। इसी एंटीजन से जो हमारे एग्जाम में 3rd क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि एंटीजन जो होता है इसका एक हिस्सा इतना स्पेसिफिक होता है कि वही इसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। एंटीजन का वह हिस्सा जो बनने वाले एंटीबॉडी से फाइट करेगा, उस हिस्से को हम कहते हैं एपिटोप। उस हिस्से को हम कहते हैं एपिटोप। तो व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप इज अ स्पेसिफिक साइट ऑफ एंटीजन दैट रिएक्ट विद एंटीबॉडी। उस साइट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिटोप। यहीं से एक क्वेश्चन
यहीं से एक क्वेश्चन डीएसएसबी ने जो एग्जाम करवाया था दिल्ली के अंदर, उसमें क्वेश्चन आया कि एंटीजन की स्मॉलेस्ट यूनिट, एंटीजेनेसिटी को मापने की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? एंटीजेनेसिटी को मापने की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एपिटॉप कहते हैं। एपिटॉप से दो प्रश्न आएंगे। पहली बात, एंटीजन की वह साइट, एंटीजन की वह साइट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करे एपिटॉप कहलाती है, और एंटीजन को मापने की, लंबाई को मापने की यूनिट सेंटीमीटर, लंबाई को मापने की यूनिट सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार एंटीजेनेसिटी को मापने की यूनिट एपिटॉप। जितने एपिटॉप होंगे उतने एपिटॉप से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें वैक्सीन कैसे बनानी है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि कुछ विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से, कुछ विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से हम जो एंटीजन होता है उसकी एंटीजेनेसिटी को बढ़ा देते हैं। कुछ विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से एंटीजन की एंटीजेनेसिटी को बढ़ा देना कहलाता है एडजुवेंट प्रोसेस। आप लोगों ने नाम सुना होगा एडजुवेंट का। एडजुवेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। दिल्ली एम्स के एग्जाम में हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी वैक्सीन के अंदर पाए जाने वाले अटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन, किसी भी वैक्सीन में पाए जाने वाले अटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन की पावर को बढ़ा देना, ताकि वो बॉडी में जाकर के हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करे, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो, कहलाएगा एडजुवेंट। एडजुवेंट का ध्यान रखना, जैसे कि प्रश्न पूछा गया था डीपीटी, दिल्ली एम्स में पूछा गया था डीपीटी की वैक्सीन में, नाम तो सुना होगा ना डीपीटी की वैक्सीन का। डीपीटी के वैक्सीन में कौन सा एडजुवेंट होता है? तो डीपीटी की वैक्सीन में जो एडजुवेंट होता है उसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो वैक्सीन में कंपोनेंट है वो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस तीनों के अटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तीनों के अटेन्यूएटेड टॉक्सिन, उन पर पाए जाने वाले प्रोटीन की तीव्रता को, प्रोटीन के हमारे शरीर को स्टिमुलेट करने की क्षमता को बढ़ा देता है। उस बढ़ी हुई क्षमता से हमारा शरीर जल्द ही स्टिमुलेट हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है एंटीजन। एंटीजन फॉरेन बॉडी होती है। एंटीजन के दो नेचर होते हैं, एंटीजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी का मतलब होता है रिएक्ट, एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की क्षमता। यहां पर दूसरा प्रश्न आता है इम्यूनोजेनेसिटी, इसका मतलब हमारी बॉडी में एज फॉरेन सब्सटेंस की वह क्षमता कि हमारी बॉडी को जाकर के कहे मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। तो मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, इस क्षमता को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी। एंटीजन की वह साइट जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगी उसका नाम होगा एपिटॉप। एंटीजन की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलेंगे एपिटॉप। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न एडजुवेंट, एडजुवेंट का मतलब एंटीजेनेसिटी को, वैक्सीन में एंटीजेनेसिटी को बढ़ाने वाला कंपोनेंट जो होता है वो कहलाता है एडजुवेंट। डीपीटी के वैक्सीन में एडजुवेंट क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। याद हो रहा है ना? ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंटीजन। अब हम चर्चा करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं और एंटीबॉडीज के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बताओ व्हाट इज एंटीबॉडी। एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट में, एंटीजन के अगेंस्ट में बनने वाली
प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को कई बार हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन। यह जो एंटीबॉडीज होती हैं ये इसे कौन बनाएगा? बी लिम्फोसाइट बनाती है। एंटीबॉडीज को बनाने का काम जो होता है वो बी लिम्फोसाइट करती है। और बी लिम्फोसाइट में भी जो एंटीबॉडी को बनाती है उसका स्पेसिफिक अगर आंसर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा सेल। पेपर में प्रश्न आ जाए एंटीबॉडी कौन सी सेल बनाती है, ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट भी हो प्लाज्मा सेल भी हो तो प्लाज्मा सेल आंसर लगा देना, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज को बनवाती है। दूसरा, एंटीबॉडी बनने के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। एंटीबॉडी बनने के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। अब यहाँ से कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम समझें, जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज दो प्रकार की चेन से मिलकर के बनी होती है। इनमें होती है हैवी चेन और इनमें होती है लाइट चेन। थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं। लाइट चेन, हैवी चेन जब होती है तो उसकी इसके अंदर दो चेन पाई जाती है और लाइट की भी दो चेन यहाँ पर पाई जाती है। थोड़ा बहुत जनरल आइडिया हम देखें तो किसी भी एंटीबॉडी के अंदर दो लाइट चेन पाई जाती है और इसके अंदर दो हैवी चेन पाई जाती है। तो इसकी वजह से एंटीबॉडी के मॉडल को हम लोग बोलते हैं H2L2 मॉडल। H2L2 मॉडल। ये एंटीबॉडीज जो होती हैं इनके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। जी एंटीबॉडी यानी कि गामा इम्यूनोग्लोबुलिन आप लोगों ने नाम सुना होगा। ए अल्फा IgM। इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। GAMDE। इन पांचों इम्यूनिटी का हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में अलग अलग तरीके से योगदान होता है। उस अलग अलग तरीके के योगदान पर अगर हम चर्चा करें तो हम यह समझ पाएंगे कि कौन सी एंटीबॉडी किस प्रकार के इम्यून मैकेनिज्म में हमारी हेल्प करती है। तो 20 प्रश्न जो हैं एंटीबॉडी की इन टाइप से आते हैं और उन पर हम अभी चर्चा करेंगे। आप अपने पास एक नोटबुक भी ले सकते हैं और मेरे सवालों का जवाब देने की आपको कोशिश भी करनी है। यहाँ पर हमें 2 वे कम्युनिकेशन वाले मैकेनिज्म से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला प्रश्न जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कौन सी होती है? मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी हमारी, ऑप्शन में यहां पर लिख देता हूं, GAMDE। इनमें से कौन सी एंटीबॉडी हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, इनमें से लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी एंटीबॉडी को मैक्रोग्लोब्यूलिन बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी एंटीबॉडी को मिलनेयर मॉलिक्यूल कहते हैं? 4 प्रश्न हैं, हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन सीरम, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाली एंटीबॉडी होगी GAMDE। सर्वाधिक संख्या में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी उसका नाम होगा IgG यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन G। लार्जेस्ट एंटीबॉडी, लार्जेस्ट जो एंटीबॉडी होगी उसका नाम होगा IgM एंटीबॉडी। मैक्रोग्लोब्यूलिन, मैक्रो लार्जेस्ट है तो इसी का घूम करके प्रश्न पूछेगा, मैक्रोग्लोब्यूलिन भी किसे कहा जाएगा? IgM एंटीबॉडी को।
मिलनेयर मॉलिक्यूल, मिलनेयर यानी कि ये जो एंटीबॉडी होती है इसमें हैवी चेन, लाइट चेन, अमाइनो एसिड, तो 10 लाख से ज़्यादा बॉन्ड्स, 10 लाख से ज़्यादा अमाइनो एसिड का प्रेजेंट होना इसको बना देता है मिलनेयर मॉलिक्यूल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिलनेयर मॉलिक्यूल किसे कहा जाएगा? IgM एंटीबॉडी को कहा जाएगा। 5th नंबर पे जो यहां से क्वेश्चन आता है, अर्ली इन्फेक्शन, अर्ली इन्फेक्शन में राइज होने वाली, अर्ली इन्फेक्शन में बढ़ने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो अर्ली इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी बढ़ने वाली होती है वो G होगी, A होगी, M होगी, D होगी या E होगी? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में, आप लोगों को मैंने बताया था प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में। तो आप लोगों को इतना सा याद रखना है कि अर्ली इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी बढ़ जाती है उसे हम लोग बोलते हैं IgM एंटीबॉडी। इसी को इसी प्रकार से पूछे, रिसेंट इन्फेक्शन में बढ़ने वाली, रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, कौन सी एंटीबॉडी आपको मिलेगी? IgM एंटीबॉडी आपको दिखाई देगी। इसी प्रश्न को घुमा करके बोले, किसी बच्चे को, फीटल को इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन है, किसी छोटे बच्चे को इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन या किसी फीटस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिले और आप समझ जाओगे कि उसको इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन है। तो इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करने वाली एंटीबॉडी होती है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी जो है वो इंडिकेट करती है इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन को। इसके बाद कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, किसी पर्सन में हीमोलाइसिस यानी कि RBC का रप्चर होना, ट्रांसफ्यूजन मिसमैच की रिएक्शन होना, तो किसी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच की रिएक्शन हो गई है, हीमोलाइसिस की रिएक्शन हो गई है। हीमोलाइसिस की कंडीशन में कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलती है? तो हीमोलाइसिस की कंडीशन में भी जिस एंटीबॉडी का काउंट सर्वाधिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं IgM एंटीबॉडी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 8 पॉइंट पढ़ लिए हैं। मोस्ट अबंडेंट, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली एंटीबॉडी IgG, लार्जेस्ट एंटीबॉडी IgM, याद रखने का तरीका मैक्रोग्लोब्यूलिन IgM, मिलनेयर मॉलिक्यूल IgM, अर्ली इन्फेक्शन में बढ़ने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IgM। यहां से कुछ आए ना आए ये प्रश्न तो जरूर आएगा। रिसेंट इन्फेक्शन, घूम करके शब्दों का खेल है मित्र बस। रिसेंट इन्फेक्शन में बढ़ने वाली एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी। अब इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन को इंडिकेट करने वाली एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी, हीमोलाइसिस को इंडिकेट करने वाली एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी। तो ये 8 प्रश्न हमारे यहां पर हो गए हैं एंटीबॉडी के। और भी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किसी पर्सन को 8 टॉपिक पर हम 8 क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं। 9th अगर पॉइंट पर हम डिस्कस करें कि किसी पर्सन को एलर्जी हो जाए, एलर्जी के केस में बढ़ने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? IgE एंटीबॉडी। एलर्जी के केस में बढ़ने वाली एंटीबॉडी होगी IgE एंटीबॉडी। फिर कोई अगर आपसे यह पूछ ले, एनाफाइलेक्सिस को हम लोग बोलते हैं टाइप फर्स्ट एलर्जी या टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी इम्यूनिटी बढ़ी हुई मिलेगी, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा? IgE एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले, किसी पर्सन को पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, पैरासाइट का अगर इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल अमीबियासिस उसको हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी जो एंटीबॉडी राइज मिलती है, बढ़ी हुई मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं IgE
ई एंटीबॉडी। पॉइंट नंबर 13 पॉइंट नंबर 12 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर अगर किसी पर्सन में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेटेड है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेटेड है, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेगी? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में बढ़ने वाली जो एंटीबॉडी होती है वह होती है IgM एंटीबॉडी। ठीक है, पॉइंट नंबर यहां पर 13 है, किसी पर्सन में सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, किसी पर्सन में सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखा जा रहा है, तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में देखी जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बढ़ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं IgG एंटीबॉडी। देखो पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, 15-20 पॉइंट है जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। एलर्जी में बढ़ने वाली एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडी, एनाफाइलेक्सिस के केस में बढ़ने वाली एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडी। एनाफाइलेक्सिस इमरजेंसी कंडीशन। पैरासाइट के इन्फेक्शन, कुछ आए ना आए ये प्रश्न तो जरूर आएगा, पैरासाइट के इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन में बढ़ने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgE एंटीबॉडी। अब यहां पर समझना, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी? IgM। वेरी वेरी, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है अभी हाल ही में NPCIL रावत भाटा का पेपर हुआ था, उस रावत भाटा के पेपर में भी एक प्रश्न पूछा गया, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी? IgM एंटीबॉडी। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी? IgG एंटीबॉडी। पॉइंट नंबर 14, हर बार यह प्रश्न तो पूछा जाता है, कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है? कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है? तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं IgG एंटीबॉडी। कुछ पूछा जाए ना जाए ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। ये दिल्ली एम्स का फेवरेट प्रश्न है, हर बार दिल्ली एम्स इसको डाल देता है। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी हो चुकी है हमारी IgG। प्राइमरीली यही क्रॉस करती है, कुछ इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन के केस जो मैंने आपको बता दिया IgM भी क्रॉस कर जाती है, प्राइमरी IgG। 15 पॉइंट समझ में तो आ रहा है ना, याद भी हो रहा है ना? देखो पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है, 2-3 बार इनको रिवाइज करने से ये पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो तीन स्ट्रेटजी पे हमेशा फोकस करना। अभी आप लॉकडाउन में हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, उम्मीद है बहुत बढ़िया पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी, बहुत हसीन दिन आपके गुजर रहे होंगे, ना फ्यूचर की हो सकता है, ना आपको कोई टेंशन है, ना पास्ट की कोई आपके मन में ग्लानी है। प्रेजेंट में अगर आपको जीने की कोशिश करनी है अभी, मेनली जब भी आप स्टडी करेंगे एक तो पॉजिटिविटी हमेशा मन के अंदर रखनी है। कभी भी मन में नेगेटिविटी मत रखो कि मैं कोचिंग नहीं चल रही है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, नेगेटिविटी जो होती है वो हमारे टायर को पंचर कर देती है। पूरी गाड़ी सही है, पूरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है, पूरी गाड़ी की मशीन्स भी सही है, पूरी ऑयलिंग है, पूरी गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी है दुनिया की, लेकिन अगर उसके टायर पंचर है तो वो गाड़ी दौड़ नहीं सकती। इसी प्रकार नेगेटिविटी जो होती है वो नेगेटिविटी भी हमारा टायर पंचर कर देती है। मन के अंदर एक होप रखनी है, उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है। देखो मन के अंदर होप तो आपको रखनी ही पड़ेगी हमेशा। देखो वैकेंसीज खत्म नहीं होंगी, वैकेंसीज खूब आएंगी, खूब मेहनत करनी है। और पहली बात, निरंतर पढ़ाई करोगे तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जो निरंतर पढ़ाई करने से नर्सिंग का क्रैक ना हो। रेगुलर पढ़ाई करने से, रेगुलर एक्सपीरियंस होने से कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिना काम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि नेगेटिविटी गाड़ी को पंचर कर देती है। तो नेगेटिविटी को सबसे पहले अपने आप से दूर रखना है। और तीसरी बात, पॉजिटिविटी रखनी है। पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं निरंतर पढ़ूंगा और मैं सिलेबस पूरा करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा और मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में अगर आप डरने लग जाते हैं, देखो क्या होता है यार, जो तैयारी की पूरी प्रोसेस है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी की पूरी प्रोसेस जो है वो उबाऊ प्रक्रिया है, बड़ी बोरिंग प्रक्रिया है यार। एक ही चीज़ को कितनी बार पढूं,
एक ही एक चीज़ को कितनी बार पढूं, एक ही एक चीज़ को मैं कब तक पढूं, और कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मन नहीं लगता है तैयारी करने के दौरान, खेलने का मन करता है, कूदने का मन करता है, हसीन तरीके से पलों को गुजारने का मन करता है। लेकिन देखो, जीवन बनाना है तो 6 महीने की मेहनत, साल भर की मेहनत जो है वो आपका जीवन बना देगी। तो पहली चीज़ तो आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के दौरान नेगेटिविटी मन में नहीं आने देनी है। दूसरा, मान लिया तैयारी की प्रक्रिया उबाऊ है, सभी को उबाऊ प्रक्रिया लगती है, लेकिन उबाऊ मतलब बोरिंग प्रक्रिया है, तो ठीक है ना, कुछ चीज़ें बोरिंग होती है लेकिन लाइफ के लिए अच्छी होती है। दूसरा, तैयारी की प्रक्रिया बहुत ही अनिश्चित प्रक्रिया है, कब तक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएगी नहीं मालूम, गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट कब आएगा नहीं मालूम, किस एग्जाम में सिलेक्शन होगा या होगा नहीं होगा नहीं मालूम, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा पैटर्न आएगा नहीं मालूम। अनिश्चित प्रक्रिया है, ये आपके नहीं सबके साथ है। तो तैयारी की प्रक्रिया जो है वो नीरस प्रक्रिया है, बोरिंग प्रक्रिया है, अनिश्चितकालीन प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे में निरंतर मेहनत करने वाला, होपफुल एटीट्यूड रखने वाला पर्सन जो है वो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर जाएगा। खुश रहते हुए तैयारी करनी है, आशान्वित रहते हुए तैयारी करनी है। नेगेटिविटी को यार प्लीज़ अपने ऊपर हावी मत होने देना, उम्मीद रखना। और देखो, मेन बात जो मैं बोलने वाला हूँ, 3 प्रोसेस में अपनी तैयारी को बांट दो। पहला, सिलेबस पूरा करने में दिमाग लगाओ। दूसरा, रिवीजन 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 पे दिमाग लगाओ। पढ़ने वाला फेल हो जाएगा, 100 पेज पढ़ने वाला फेल हो जाएगा, 10 किताबों को कंप्लीट करने वाला फेल हो जाएगा, लेकिन एक किताब को जिसने अच्छे से रिपीट कर लिया, एक किताब को जिसने अच्छे से रिवीजन कर लिया, वो कभी रह ही नहीं सकता। रिवीजन रिवीजन इज द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ क्रैकिंग एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो रिवीजन पे ध्यान देना। और तीसरा, प्रैक्टिस। रिवीजन कर ली तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन की कितने प्रकार से वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करो। 3 चरणों में आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करनी है। सिलेबस कंप्लीशन, पहले तो पूरा दिमाग लगाओ कि सारे नोट्स हो, सारे टॉपिक्स क्लियर हो। दूसरा, रिवीजन, और तीसरा, प्रैक्टिस। ये तीनों चीजें आपको एग्जाम में टॉपर बना देगी। होपफुली लगे रहना है, हार नहीं मानना है। जब भी तैयारी की पूरी प्रोसेस हो, कई बार लगता है कि यार बहुत ही बोरिंग है, कई बार लगता है आखिर कब तक पढूं, कई बार लगता है अनिश्चित प्रक्रिया है। इन सभी बातों का एक तोड़ है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। खुद को बोलते रहना, बस थोड़ा और, वंस मोर, थोड़ा और पढ़ना है, बस थोड़ा और। ये बस थोड़ा, इतना 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 इतना, आपको बस थोड़ा और करते करते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइम नज़दीक आ जाएगा, और यू विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू विल बी अ प्राउडफुल नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो बस थोड़ा और की स्ट्रेटेजी को लगाते रहना है। होपफुली आ जाओ वापस से टॉपिक के ऊपर। ज्ञान की गंगाएं जो है वो ऐसे ही बहती रहेगी। एंटीबॉडीज, एलर्जी, एलर्जी में बढ़ने वाली एंटीबॉडी आईजीई, एनाफाइलेक्सिस टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में आईजीई, पैरासाइट में आईजीई, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में आईजीएम, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में आईजीजी। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी आईजीजी। अब प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद कौन सी एंटीबॉडी जो होती है वो हमेशा ब्रेस्ट मिल्क में फाउंड होती है, ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाने वाली एंटीबॉडी। तो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाने वाली एंटीबॉडी जो होती है वो आईजीए एंटीबॉडी होती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो 15 इम्यूनिटी से, एंटीबॉडी से आने वाले 15 क्वेश्चन को हम अभी तक देख चुके हैं। अब इन 15 क्वेश्चन के बाद हमें नए क्वेश्चन और भी पढ़ने हैं कि एंटीबॉडी से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, अब हमारे एग्जाम में प्रश्न यह आएगा कि अभी तक हम लोगों ने 15 पॉइंट डिस्कस किए, 16 पॉइंट को पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। 16 पॉइंट यह है, बॉडी फ्लूइड में पाई जाने वाली एंटीबॉडी। बॉडी फ्लूइड में पाई जाने वाली एंटीबॉडी यानी साइनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ, न्यूमोनिक फ्लूइड, निमोनिया किसी को हो गया, लंग्स का फ्लूइड, इन सब में सीएसएफ में पाई जाने वाली, इन सब में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? इन सब में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, बॉडी फ्लूइड में पाई जाने वाली एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं आईजीजी एंटीबॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिव, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईजीजी एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड्स में पाई जाती है। इसी के कॉम्बैट में जो क्वेश्चन आएगा कि ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है,
ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओनली ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है आईजीएम एंटीबॉडीज। आईजीएम एंटीबॉडीज जो होती है वो ओनली ब्लड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो यहां से आएगा, बॉडी सीक्रेशन। बॉडी सीक्रेशन यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनके सीक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? आईजीए एंटीबॉडी। बॉडी के सीक्रेशन यानी कि ब्रेस्ट मिल्क हो गया, हमारे टीयर हो गए, हमारा सलाइवा हो गया, इन सब में जो पाई जाएगी वो आईजीए होगी। और यहाँ पर बॉडी फ्लूइड सीएसएफ में, इन सब में जो पाई जाएगी वो होगी आईजीजी। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर आएगा, बॉडी सरफेस। बॉडी की सरफेस यानी कि म्यूकोसा, मेनली म्यूकोसा पर पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीए एंटीबॉडी। आप लोगों ने सुना होगा कि बेबी जो होते हैं, जो नियोनेट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उनको आईजीए एंटीबॉडी मिलती है। आईजीए एंटीबॉडी उनकी गैस्ट्रिक जो कैविटी है, गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूब या गट की दीवारों पर आईजीए एंटीबॉडी जाकर के चिपक जाती है, आने वाले फॉरेन माइक्रोब्स को वहीं पर उनके साथ रिएक्शन कर लेती है। इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि बॉडी सरफेस पर पाए जाने वाली, म्यूकोसा पर पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो होती है आईजीए एंटीबॉडी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में फिर से आएगा, पहले तो इतना देख लीजिए, बॉडी फ्लूइड में पाई जाने वाली आईजीजी, ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडी आईजीएम, बॉडी सीक्रेशन में पाई जाने वाली आईजीए, बॉडी सरफेस पर पाई जाने वाली आईजीए। इस प्रकार इनको हम लोग देख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 20 को हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 20 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 20 से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन ये है कि एबनॉर्मल एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी है जो कि एबनॉर्मल है, उस एंटीबॉडी का नाम है बेंसे जोन्स प्रोटीन। बेंसे जोन्स प्रोटीन। तो क्या होता है, एक एंटीबॉडी है जो कि एबनॉर्मल है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक बोन जो होती है, बोन मेरो जो होती है, बोन मेरो के ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा। किसी पर्सन को अगर बोन मेरो का ट्यूमर हो जाए तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन के अंदर जो सेल्स होती है बोन मेरो में पाई जाने वाली, वो विशेष प्रकार की एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को रिलीज करती है। उन एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं बेंसे जोन्स प्रोटीन, BJP। बेंसे जोन्स प्रोटीन जो होता है वह बोन मेरो के एक कैंसर, बोन मेरो के कैंसर या बोन मेरो की ट्यूमर वाली बोन मेरो की कंडीशन में निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा में एक अबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन जाती है, उन अबनॉर्मल एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं बेंसे जोन्स प्रोटीन। बेंसे जोन्स प्रोटीन जो होता है वह जो होता है एबनॉर्मल एंटीबॉडी होती है, जो कि मल्टीपल मायलोमा में होती है। यह मेनली यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी एंटीबॉडी है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाएगा? कैंसर के ट्रीटमेंट में जिस एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाएगा कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में जिस एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फिर एक प्रश्न जो MSc एंट्रेंस में पूछा गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, 2018 का शायद ये प्रश्न है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को किस प्रोसेस से बनाते हैं? इसे हम बनाते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक से। हाइब्रिडोमा टेक्निक एक विशेष प्रकार की टेक्निक है, जिस विशेष प्रकार की टेक्निक में जो चूहे होते हैं, चूहों से पहले नॉर्मल बी लिम्फोसाइट्स और ये निकाल ली जाती हैं। निकालने के बाद
उनको विशेष प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, विशेष प्रकार से केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है, फिर से चूहों में डाली जाती है, फिर कॉलोनी क्लस्टरिंग होती है। एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक ही विशेष प्रकार के ग्रुप की क्लोन्स प्राप्त किए जाते हैं, एक ही विशेष प्रकार की सेल के क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस की वजह से एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उनका प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है उनको जिस टेक्निक से बनाया जाता है उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा कैंसर के ट्रीटमेंट की एंटीबॉडी बनाने में। अब हम लोगों को 3 प्रश्न और डिस्कस करने हैं। 21 एंटीबॉडी से आने वाले 21 लगातार प्रश्नों को हम यहां पर देख चुके हैं। अब हमें कुछ प्रश्न और देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यह भी आता है कि कौन सी एंटीबॉडी का डेली प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था मोस्ट अबंडेंट, तो मोस्ट अबंडेंट को घुमा करके पूछेगा डेली प्रोडक्शन कौन सी एंटीबॉडी का मैक्सिमम होता है, तो हमारा यहां पर आंसर जाएगा IgG एंटीबॉडी। प्रश्न को घुमा करके पूछ ले कौन सी एंटीबॉडी की हाफ लाइफ, कौन सी एंटीबॉडी की हाफ लाइफ सर्वाधिक होती है, आंसर दे देना IgG एंटीबॉडी। क्वेश्चन को घुमा करके पूछ ले कि कौन सी एंटीबॉडी जो होती है सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी पाई जाती है, तो उसका भी आंसर आप दे सकते हो IgG एंटीबॉडी। तो मेन यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया है प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में पाए जाने वाली एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडी, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली IgG एंटीबॉडी, बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाने वाली एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी, सीरम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी IgG की, हाफ लाइफ ज़्यादा होगी IgG की, डेली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा IgG का। IgG से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करें तो बॉडी सिक्रेशन में पाई जाने वाली IgA, बॉडी सरफेस पर पाई जाने वाली IgA, ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाने वाली IgA। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है हीमोलाइसिस आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में IgM, मिलेनियर मॉलिक्यूल IgM, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स IgM, मैक्रोग्लोबुलिन IgM। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी एंटीबॉडीज पढ़ी है ये सारी की सारी सिग्निफिकेंस रखती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें चर्चा करनी है मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में जो एंटीबॉडी बढ़ जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे बेंसे-जोन्स प्रोटीन। बेंसे-जोन्स प्रोटीन, बेंसे-जोन्स प्रोटीन जो है वो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में बनता है। नेक्स्ट जो कैंसर आएगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आने वाले एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है ये हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है एंटीजन के बारे में। एंटीजन की वह साइट जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करे, एपिटोप, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनेसिटी एपिटोप। मेन प्रश्न जो यहां पर आएगा एंटीजन से, एंटीजन और एंटीबॉडी 2 प्रश्न पढ़ लिए। एंटीजन से आने वाला मेन प्रश्न एंटीजन की स्मॉलेस्ट यूनिट एपिटोप, एंटीबॉडी से रिएक्ट करने वाली यूनिट एपिटोप। और सबसे फेमस क्वेश्चन एडजुवेंट क्या होता है, एंटीजन की एंटीजेनेसिटी को बढ़ाने वाला, एंटीजन की एंटीजेनेसिटी को बढ़ाने वाले कंपाउंड को एडजुवेंट कहते हैं। जो मेन प्रश्न आएगा डीपीटी वैक्सीन में एडजुवेंट क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डीपीटी वैक्सीन जो होती है उसके अंदर एडजुवेंट होता है। इसके बाद हमें मेन जो याद रखना है एंटीबॉडी बनाने का काम कौन सी सेल करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम जो सेल करती है उस सेल का नाम होगा प्लाज्मा सेल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।